हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ होम साइंस क्लास 12 विच इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बारे में। और क्लिनिकल न्यूट्रिशन को हम एक और नाम से बोलते हैं विच इज़ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। ओके, सो स्टार्टिंग विद दैट, न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो न्यूट्रिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ वेल known that optimum nutrition is important for providing immunity and protection from infection, promote recovery from a variety of illness as well as managing chronic diseases. तो एक optimum level of nutrition होना is important. Why it is important optimum level of nutrition होना? क्योंकि ऑप्टिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो उससे आपको रिकवरी जल्दी मिल पाएगी, फाइट कर पाओगे डिजीज़ से, इन्फेक्शन से, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि वाई न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप क्या लिखेंगे उसके अंदर कि न्यूट्रिशन एक ऑप्टिमम लेवल पे होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, आप इन्फेक्शन से जो है प्रोटेक्ट हो पाएंगे और रिकवर हो पाएंगे फ्रॉम वैरायटी ऑफ इलनेस और डिजीज़ेस। ओके, ठीक है। तो अब आते हैं इस पे कि इन सम डिजीज़ेस न्यूट्रिशन जो है, कुछ डिजीज़ेस के अंदर क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है, ओके, सो जो न्यूट्रिशन है वो प्ले करता है मेजर रोल। बट कुछ के अंदर क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है वो खाली कॉम्प्लीमेंट करता है किसी मेडिकल डिजीज़ को। अब अगर मानो कि किसी को कोई डिज़ीज़ हुई है, तो अगर वो डिज़ीज़ थोड़ी मतलब इतनी कोई बड़ी डिज़ीज़ नहीं है, तो आप न्यूट्रिशन से भी उस चीज़ को जो है ठीक कर सकते हैं। बट अगर डिज़ीज़ बड़ी है तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन है वो खाली कॉम्प्लीमेंट करेगा मेडिकल ट्रीटमेंट को। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड सपोर्ट प्रायर टू एंड आफ्टर इलनेस। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस किसी डिज़ीज़ के पहले और किसी डिज़ीज़ के बाद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिकवरी में और ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में और आउटकम ऑफ डिज़ीज़ में। मान लो किसी को कोई डिज़ीज़ हुई है, ठीक है, उसका आउटकम किसी एक इंसान के लिए अलग हो सकता है और दूसरे पर्सन के लिए अलग हो सकता है। किस चीज़ की वजह से, क्यों डिफरेंस है ये? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर उस इंसान का न्यूट्रिशनल स्टेटस पहले से अच्छा होगा कंपेयर टू द अदर पर्सन, अच्छा है, तो क्या होगा, आउटकम में फ़र्क आएगा, रिकवरी में फ़र्क आएगा और ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में भी फ़र्क आएगा। तो इसलिए यहाँ पे है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो डिज़ीज़ के पहले और डिज़ीज़ के बाद में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब है आउटकम ऑफ अ डिज़ीज़, रिकवरी और हॉस्पिटलाइजेशन की ड्यूरेशन में। ठीक है, ओके, तो अगर मान लो किसी इंसान का जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो पहले से अच्छा है, मतलब कि जो एक पर्सन है उसका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो ऑलरेडी अच्छा है, पर इलनेस से और डिज़ीज़ से न्यूट्रिशनल लेवल जो है, जो न्यूट्रिएंट है, वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। चाहे उसका जो न्यूट्रिशनल लेवल हो पहले से कितना अच्छा क्यों ना हो, बट वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस जो है वो हो सकते हैं ड्यू टू इलनेस एंड डिज़ीज़। और तभी जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है वो इंटरलिंक्ड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि वाई हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इंटरलिंक्ड। इसलिए इंटरलिंक्ड है, पहला पॉइंट तो ये है कि अगर न्यूट्रिशन जो अगर पुअर न्यूट्रिशन है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, और एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होंगी। हेल्थ प्रॉब्लम्स का जो एक लेवल है वो कम लेवल होगा। बट अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं तो बार बार इंसान जो है बीमार होता रहेगा। और सेकंड चीज़ ये भी है, न्यूट्रिशन और हेल्थ इसलिए भी इंटरलिंक्ड है क्योंकि न्यूट्रिशनल स्टेटस भी जो है, जो हमने पहले पॉइंट पढ़ा उसको भी आप ऐड कर सकते हो इस चीज़ के अंदर, कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है पहले किसी डिज़ीज़ के और डिज़ीज़ के बाद में एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ की रिकवरी में, किसी भी डिज़ीज़ की रिकवरी में, आउटकम में और ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में। यहाँ तक इट्स क्लियर टू यू? अगर क्वेश्चन आएगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्यों इंटरलिंक्ड है, तो आप इसका आंसर अब दे पाएंगे इन 2 पॉइंट्स पे।
ओके, सो अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या है? क्लिनिकल न्यूट्रिशन है वो स्पेशलाइज एरिया न्यूट्रिशन का जो डील करता है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस। ठीक है, एक तो हो गया न्यूट्रिशन, बेसिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एक हो गया न्यूट्रिशन किसी भी इलनेस के टाइम पे। तो वो स्पेशलाइज एरिया न्यूट्रिशन का जो डील करता है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस, उसको बोलेंगे हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन को हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये आएगा कि डिफाइन क्लिनिकल न्यूट्रिशन और क्लिनिकल और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, तो इसका आंसर यही होगा कि वो स्पेशलाइज्ड एरिया न्यूट्रिशन का जो डील करता है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस में, ठीक है, वो है क्लिनिकल न्यूट्रिशन। समझ लो तो आप डेफिनेशन अपने आप लिख के आ जाओगे। ओके, सो अब बढ़ते हैं आगे। ओके, सो मूविंग हेयर नाउ, न्यूट्रिशन केयर हैज़ गेन इम्पोर्टेंस वर्ल्ड वाइड, मोर सो इन रिसेंट टाइम्स। Health problem, illness, disease and their treatment can affect nutritional status in variety of ways. तो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, इलनेस की वजह से, डिजीज़ की वजह से न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो कैसे अफेक्ट हो सकता है, मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि जो पर्सन की एबिलिटी है खाने की, ठीक है, वो कम हो जाएगी। जो मतलब ऑलरेडी एक उसकी जो डाइट थी, जो पहले वो उस डाइट के हिसाब से खाता था, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रिशनल स्टेटस में भी जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अफेक्ट होगा अगर डाइट पहले की तरह वो नहीं खाएगा। दूसरा, फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम। ठीक है, अब अगर किसी एक इंसान को किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से एक बॉडी फंक्शन, मान लो कोई भी एक फंक्शन जो है वो अफेक्ट हुआ है, और अगर उसको सही टाइम पे जो है उसको सही जो डाइट है नहीं दी गई, सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी और अदर फंक्शंस जो हैं बॉडी के वो भी अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन है वो फोकस करता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पे। ठीक है, पेशेंट की न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे, जो डिजीज़ उसकी है उस हिसाब से न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पे फोकस करता है। तो ये ना पर्सन को, तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो है वो फोकस करता है इंडिविजुअली। ठीक है, तो मतलब इंडिविजुअली पर्सन को देखेगा भाई, जैसे कि अगर किसी पर्सन को एक प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से उस डिजीज़ के साथ क्या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होनी चाहिए, उस चीज़ पे फोकस करता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पेशेंट की यूनिक नीड्स और यूनिक नीड्स पे फोकस करता है। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक और हॉलिस्टिक मैनर में फोकस करता है। पेशेंट जो है प्राइमरी फोकस होता है न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस का। ठीक है, ओके, ये आप रीड कर लेना अपने आप। एंड येस, इंडिया इज़ लाइकली टू बी द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। दिस कैन बिकम डैश इज लाइकली टू बी डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, सो यू हैव टू राइट इंडिया। ओके, 1 मार्कर अगर नहीं भी आ रहे हैं या वट एवर आएंगे या नहीं आएंगे, उस हिसाब से जो है, जैसे मैंने खुद पढ़ा है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर ये आ सकता है या फिर बीच में किसी क्वेश्चन के साथ आ सकता है, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को बताती चलूँगी कि हाँ ये आ सकता है एज अ 1 मार्कर या फिर किसी भी क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, ओके, अब आते हैं इस बॉक्स पे। तो इस बॉक्स में 3-4 टर्म्स दी हुई हैं। फर्स्ट इज़ न्यूट्राक्यूटिकल्स। न्यूट्राक्यूटिकल्स क्या होते हैं? न्यूट्राक्यूटिकल्स वो सब्सटेंस हैं जो जिनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अब इनके हेल्थ बेनिफिट्स किस तरीके से हो सकते हैं? या तो ये इनके जो कंपोनेंट्स होंगे किसी नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल फूड के अंदर प्रेजेंट होंगे, या तो फिर किसी मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट के अंदर किसी स्पेशल इंग्रेडिएंट के जो थ्रू जो है हेल्थ बेनिफिट होंगे। ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड वेयर इन स्पेशल इंग्रेडिएंट हैव बीन इंक्लूडेड टू कन्फर हेल्थ बेनिफिट, तो उस स्पेशल इंग्रेडिएंट की वजह से हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। सेकेंड है मेडिकल फूड। तो मेडिकल फूड, जैसे नाम से पता लग रहा है कि मेडिकल फूड, किसी को कोई बीमारी है तभी ये चीज़ जो है वो दी जाएगी। तो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उन पर्सनस के लिए जिनकी कोई स्पेसिफिक नीड्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देम, और ये आप तभी लोगे जब आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तभी आप इस मेडिकल, जो ये मेडिकल फूड्स हैं, इनको ले सकते हैं। थर्ड है फाइटोकेमिकल्स और बायो एक्टिव कंपाउंड्स।
ये क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो अगर आता है कि डिफाइंड फाइटोकेमिकल्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स, तो ये क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और ये हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, रीड करोगे समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम डाइट थेरेपी पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी में जो आपको लिखने हैं। व्हाट आर दीज ऑब्जेक्टिव? पहली चीज़ तो ये, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मोटिव, ठीक है, क्या मोटिव है डाइट थेरेपी का। सबसे पहली चीज़, फॉर्मुलेशन ऑफ डाइट to meet the needs of the patient taking into consideration his or her food habits। तो आपको इस तरीके से फॉर्मुलेट करनी है डाइट कि उस पर्सन की जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, ठीक है, और उसकी फूड हैबिट्स को ध्यान में रख के आप वो डाइट तैयार कर रहे हो, पहली चीज़। सेकंड चीज़ है कि आप जो एग्जिस्टिंग डाइट है, जो वो पर्सन की जो डाइट है, उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं जिससे हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव हो और वो मेंटेन्ड रहे। थर्ड चीज़ जो है, इस तरीके से आप डाइट को प्लान कर रहे हो कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, ठीक है, वो करेक्ट हो पाए, मतलब कि वो पूरी हो पाए। फोर्थ है कि आप देख रहे हो कि जो भी आप डाइट दे रहे हो उस पर्सन को, उससे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये चीज़ आपको प्रिवेंट करनी है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। फिफ्थ है आपका कि एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग द नीड्स टू अडेयर टू द प्रिस्क्राइब डाइट। फिफ्थ है कि आपको उस पेशेंट को समझाना है उस डाइट के बारे में कि आपको ये डाइट इस तरीके से लेनी है, इस चीज़ से ये होगा, उस चीज़ से ये होगा। अच्छी तरीके से उस पेशेंट की काउंसलिंग करनी है आपको रिगार्डिंग द प्रिस्क्राइब्ड डाइट। ओके, अब आते हैं हम, न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटी दैट कंसिस्ट ऑफ। अब क्या क्या चीज़ें आपको पहले करनी होगी। सबसे पहले आपके पास कोई पेशेंट आया तो आपको पहले क्या करना होगा, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना होगा कि इस पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, ठीक है। वो न्यूट्रिशनल स्टेटस आपने चेक किया, उसके बाद आप देखेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं उस चीज़ से, ठीक है। थर्ड, आप देखेंगे कि आप उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, जैसे आपने चेक कर लिया न्यूट्रिशन स्टेटस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो चेक कर ली, उसके हिसाब से आप प्लान करेंगे कि आपको उन न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए उस तरीके की प्लानिंग करनी है कि वो जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो पूरे हों। फोर्थ है आपको फिर वो आपने उनको डाइट दी, प्लान करके डाइट दी, उसके बाद देखना है कि उसके आउटकम क्या आए हैं, ठीक है, और अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है फिर आप वो चेंजेस करेंगे। इट इज़ क्लियर नाउ। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आप करेंगे जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा, ठीक है। तो आपको ये 4 चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आप चेक करेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस, देन उससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देन फिर आप उस हिसाब से प्लान करेंगे ताकि वो न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो पाएँ। देन फोर्थ है आपका कि आप देखेंगे आउटकम जो है क्या आ रहा है, जो आपने उनको प्लान दिया है उसका आउटकम क्या आ रहा है, और चेंजेस करेंगे अगर कोई ज़रूरी है तो। ओके, नेक्स्ट इज़ कि जो स्टडी होती है क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिक्स से, उससे जो है प्रोफेशनल्स जो है वो क्या क्या जो है चीज़ें कर सकते हैं, वो प्लान जो है कर सकते हैं डाइट्स अप्रोप्रिएटली टू मीट द नीड्स ऑफ द वही न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो वो डाइट प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड चीज़ जो है वो है मॉडिफाई करते हैं डाइट्स को, ठीक है, अलग अलग डिजीज़ कंडीशंस में वो मॉडिफाई करना सीख जाते हैं। थर्ड है डिफरेंट पर्सन्स है, कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट पर्सन है, तो उनके लिए अलग डाइट प्लान कर सकते हैं। और ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप रीड कर लेना। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड न्यूट्रिशनल नीड। ओके, सो न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या है।
न्यूट्रिशनल असेसमेंट है कि किसी इंसान की न्यूट्रिशन स्टेटस को चेक करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमको पता लगेगा कि उसका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है और क्या न्यूट्रिएंट नीड है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, दैट इन्वॉल्व, सबसे पहले आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी होती है हेल्थ के ऊपर, डाइट के ऊपर, पर्सनल और मेडिकल हिस्ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ है, आप क्या करेंगे, अगर आप किसी का न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या है, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी होगी उनकी हेल्थ के ऊपर, ठीक है, उनके डाइट के ऊपर, पर्सनल और जो भी उनके पहले की जो मेडिकल हिस्ट्रीज़ है उनके ऊपर। सेकंड है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स क्या है, दैट इज़ योर वेट, हाइट, दैट इज़ योर हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस, और भी बहुत सारी चीज़ जो भी मेजरमेंट्स हैं, फिजिकल मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। थर्ड है आपका, फिर आप क्या करेंगे, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपने पहले ली हेल्थ के ऊपर, डाइट के ऊपर, और जो भी आपने ये सारे जो मेजर्स लिए थे, फिजिकल मेजरमेंट्स और जो फिजिशियन डायग्नोसिस है, उन सबको जो है आप लेबॉर्ट्री में जाके उन सबको चीज़ों को चेक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सब चीज़ों को देखने के बाद आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और इस चीज़ से जो फ्यूचर डेफिशिएंसीज के क्या क्या रिस्क और हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चेक करेंगे आप। न्यूट्रिशनल असेसमेंट ये होता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट में ये चारों चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये जो चारों चीज़ें आपको ये समझनी है क्या होते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट में, ओके। सो अब आते हैं टाइप्स ऑफ डाइट्स पे। तो दो तरीके की डाइट होती हैं, एक होती है आपकी रेगुलर डाइट, ठीक है, रेगुलर और स्टैंडर्ड डाइट बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, सब फूड ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सेकंड होता है आपका मॉडिफाइड डाइट। मॉडिफाइड डाइट मतलब कुछ जैसे नाम से पता लग रहा है कि डाइट को मॉडिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पर्सन, ठीक है। किसी को कोई मेडिकल इशू है तो उस हिसाब से उस पर्सन के लिए वो डाइट को मॉडिफाई कर दिया जाएगा। इसमें चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ है चेंज इन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि या तो फ्लूइड डाइट है, सॉफ्ट डाइट है, उस हिसाब से। कंसिस्टेंसी मतलब टेक्सचर चेंज कर दिया जाएगा, लिक्विड या फिर सॉफ्ट डाइट कर दिया जाएगा। दूसरा है आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी, दैट इज़ कैलोरी इनटेक, ठीक है। तो कैलोरी इनटेक बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, डिक्रीज करना है वो चीज़, ठीक है। सेकंड चीज़ आपकी इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी, दैट इज़ कैलोरी इनटेक। थर्ड है आपका इंक्लूड ग्रेटर और लेसर अमाउंट ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, कि मतलब डाइट में जो है न्यूट्रिएंट एक बढ़ाना है या कम करना है वो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि ये आ सकता है कि अगर सर्जरी हुई है, ठीक है, तो क्या आप प्रेफर करेंगे लेना। तो मैंने इस हिसाब से याद किया था ये कि जैसे सर्जरी हुई है किसी इंसान की, तो वो वीक है इंसान ऑलरेडी, तो उसको क्या करेंगे, हम इंक्रीज़ कर देंगे उसका प्रोटीन इनटेक, ठीक है। और अब मान लो किडनी फेलियर हुआ है तो हम क्या करेंगे, लोअर कर देंगे प्रोटीन इनटेक। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि प्रोटीन इनटेक इंक्रीज़ कब करना है और डिक्रीज़ कब करना है। अब किसी इंसान की सर्जरी हुई है तो वो इंसान वीक है तो उसको हम इंक्रीज़ करके देंगे प्रोटीन इनटेक। अब किसी का किडनी फेलियर हुआ है तो हम क्या करेंगे, लोअर कर देंगे प्रोटीन इनटेक। सेकेंड चीज़ है आपकी, तो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ कुछ फूड्स का लेना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे कि स्पेनिच का क्यों, क्योंकि दैट इज़ रिच इन ऑक्सीलेट। तो ये याद रखना है कि ये भी कह सकते हैं स्पेनिच इज रिच इन डैश ऑक्सीलेट। फोर्थ है आपका चेंज इन द नंबर ऑफ मील्स, ठीक है, तो पर्सन के हिसाब से मील्स को बढ़ाना है, ठीक है, या कम करना है वो। तो चार चीज़ें हमने पढ़ी मॉडिफाइड डाइट में। व्हाट आर द फोर्थ थिंग्स, पहली चीज़ तो ये कि चेंज इन कंसिस्टेंसी, टेक्सचर को बदलना। दूसरी चीज़ है कि एनर्जी का बढ़ाना या घटाना, दैट इज़ कैलोरी इनटेक। थर्ड हमने पढ़ा था कि इंक्लूड ग्रेटर और लेसर अमाउंट ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट को एक बढ़ाना या कम करना, ठीक है, वो। इसके दो एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, दैट इज़ योर किडनी का पढ़ा था हमने, और किडनी फेलियर का पढ़ा था और हमने सर्जरी का पढ़ा था, ठीक है। एंड थर्ड है कि कुछ कुछ एंड द थर्ड वन इज़ दैट कुछ फूड्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि स्पेनिच विच इज़ रिच इन ऑक्सीलेट।
फोर्थ है आपका कि चेंज इन द नंबर ऑफ मील्स, कि अकॉर्डिंग टू द पर्सन आप मील्स को कम कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। अब आता है चेंज इन कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है चेंज इन कंसिस्टेंसी में लिक्विड डाइट। ठीक है, लिक्विड डाइट जो होती है वो किस पर्सन को दी जाएगी कि जो खाने को चबा नहीं सकता। ठीक है, तो उसको हम लिक्विड डाइट देंगे। और लिक्विड डाइट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लाइक कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, मिल्क, बटर मिल्क। तो ये एग्जांपल्स भी देख लेना कि लिक्विड डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो लिक्विड डाइट बेसिकली क्या होती है कि किसी चीज़ को आप लिक्विड फॉर्म में दे रहे हो, जो इंसान उसको चबा नहीं सकता, उस इंसान को आप लिक्विड डाइट दे रहे हो। लिक्विड डाइट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, विच इज़ कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, मिल्क, बटर मिल्क। ओके, और लिक्विड डाइट में एक और चीज़ आती है विच इज़ क्लियर लिक्विड डाइट। एक होती है लिक्विड डाइट और एक होती है क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट क्या होती है, जिसके अंदर आप उसको और थिन कर देते हो, उसकी कंसिस्टेंसी जो है और थिन कर देते हो, जैसे कि आप बिल्कुल क्लियर सूप दे रहे हो और जूस दे रहे हो विदाउट पल्प। और इसकी एक लिमिटेशन है कि इसकी एक जो कमी है क्लियर लिक्विड डाइट की, वो ये है कि इसमें आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी नहीं हो पाती, बिकॉज इसको आप पूरा फिल्टर कर देते हो एकदम। तो इसलिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उनकी कमी हो जाती है और वो पूरी नहीं हो पाती है। सेकंड आती है आपकी सॉफ्ट डाइट। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी के अंदर दो चीज़ें हैं, विच इज़ लिक्विड डाइट एंड सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट में चीज़ें आती हैं जो सॉलिड है, बट वो थोड़ी मतलब उनको सीजन कम किया जाता है, जैसे कि थोड़ा नमक, मिर्च, जो मसाले हैं थोड़े कम डाले जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे खिचड़ी हो गया, दैट इज़ कम इन अ सॉफ्ट डाइट। ओके, अब कुछ कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है नॉर्मल अडल्ट में, ओल्डर एज ग्रुप में, उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट। अब ये क्यों की जाती है मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, मतलब इनमें क्या होता है मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट में? बिकॉज ओल्ड एज ग्रुप में क्या होता है कि आपको चबाने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट में क्या चीज़ें आती हैं, जिनको आप जो सॉफ्ट हो उनको मैश करके देते हैं। ठीक है, वो होती है मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, जिसमें आप चीज़ों को, जो चीज़ें सॉफ्ट हैं वो देते हैं और जो मैश्ड है, ठीक है, मैश्ड चीज़ों को देते हैं। ठीक है, जो आसानी से डाइजेस्टेबल हो, जिसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फीडिंग रूट्स के बारे में। तो दो तरीके के फीडिंग रूट्स होते हैं। सबसे पहला तो यही है कि आप माउथ से जो है खाने को चबा रहे हो, बट अब जो लोग खाने को माउथ से नहीं चबा पाते, मान लो कोई इंसान बेहोश है, ठीक है, वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो क्या होगा कि उसको हम ट्यूब फीडिंग से जो है खाना देंगे। अब ट्यूब फीडिंग से क्या होता है कि ट्यूब फीडिंग तब काम करती है जब वो इंसान डाइजेस्ट कर पा रहा हो खाना और ऑब्जर्व कर पा रहा हो खाने को, तब तो आप ट्यूब फीडिंग से उस खाने को दे देंगे। बट अब अगर वो इंसान डाइजेस्ट ना कर पा रहा हो और वो ऑब्जर्व ना कर पा रहा हो खाने को, ठीक है, ऑब्जर्व ना कर पा रहा हो, तो क्या होता है, आप उनको दी जाती है इंट्रावेनियस फीडिंग। इंट्रावेनियस फीडिंग क्या होती है कि ये एक स्पेशल सॉल्यूशन है जिसके अंदर पेशेंट को नरिश किया जाता है थ्रू अ ड्रिप इन वीन के थ्रू जो है उसको नरिश किया जाता है पर्सन को जो खाने को डाइजेस्ट और ऑब्जर्व ना कर पा रहा हो। ओके, तो फीडिंग रूट्स पर समझ में आ गया आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे, विच इज़ ओके, सो ना द नेक्स्ट थिंग इज दिस, दैट हाउ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ इज़ कॉज्ड, या फिर इनका रिस्क जो है कैसे बढ़ता है। जब आप शुगर और फैट का इंटेक ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और साथ ही में फाइबर कंजप्शन का जो इंटेक है वो कम है और फिज़िकल एक्टिविटी कम है, तब जो है ओबेसिटी और डायबिटीज़ कॉज होती है। तो इसका एक सिंपल सा जो तरीका है वो याद करने का ये है कि जब डायबिटीज़ मतलब कि शुगर, ठीक है, डायबिटीज़ जो कैसे होती है, शुगर से, ओबेसिटी फैट से। तो जब शुगर और फैट का इंटेक ज़्यादा हो और फाइबर कंजप्शन का इंटेक कम हो और फिजिकल एक्टिविटी कम हो, तब ओबेसिटी और डायबिटीज़ कॉज होती है। सेकेंड चीज़ है आपका हाइपरटेंशन का रिस्क और कैसे बढ़ता है। जब आप हाईली सॉल्टेड फूड और हाई सोडियम कंटेंट कंज्यूम करते हैं और जो पोटेशियम रिच फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और कैल्शियम इंटेक आपका कम होता है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तब होता है आपका हाइपरटेंशन का रिस्क।
ठीक है, तो सिंपल है, कंफ्यूज मत होना ओबेसिटी और डायबिटीज़ के बीच, ओबेसिटी डायबिटीज़ के बीच में और हाइपरटेंशन के बीच में। इट इज़ ईजी। ठीक है, जब आपका शुगर और फैट का कंजप्शन ज़्यादा होता है और आपका फाइबर कंजप्शन कम होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तब आपका ओबेसिटी और डायबिटीज़ कॉज होता है। हाइपरटेंशन का रिस्क कब बढ़ता है, जब आप जो आपका सॉल्टेड फूड है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और हाई सोडियम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और आपका जो पोटेशियम रिच फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और कैल्शियम इंटेक कम होता है और फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तब आपका होता है हाइपरटेंशन का रिस्क, ठीक है, बढ़ता है। अब आते हैं इस टेबल पे। इस टेबल में एक स्टडी दी हुई है जिसके अंदर बताया हुआ है कि तो स्टडी में बेसिकली क्या है कि इसमें डाइट और डिजीज़ का जो है एक कनेक्शन बताया हुआ है। डाइट क्या होती है कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं, ठीक है, वो होती है डाइट, और डिजीज़ का क्या कनेक्शन है। तो इसमें एक स्टडी बता रखी है कि 20,000 मैन जो फ़िश कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, एक वीक के अंदर वो फ़िश कंज्यूम करते थे, तो उनको 52% जो है उसमें रिडक्शन था सडन डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक। ठीक है, तो सडन डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक से 52% रिडक्शन था जो लोग कंज्यूम करते थे फ़िश। अब क्या मेन इसमें चीज़ है कि फ़िश क्या है, फ़िश इज़ हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये आ सकता है दैट फिश इज़ रिच इन डैश, या फिर फिश इज़ रिच इन हाई इन डैश। तो हैव टू राइट फिश इज़ हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। सेकेंड स्टडी दे रखी है कि 42,000 वुमेन्स जो थी वो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो कंज्यूम करती थी, होल ग्रेन और लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट कंज्यूम करती थी, तो वो जो है ज़्यादा लॉन्गर जी। तो हाई इंटेक ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स वॉज एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ कम होती है जो लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इनसे क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम जो है वो कम होती है। ओके, सो नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, इसके अंदर आप इन सब चीज़ों को खुद रीड करेंगे, ठीक है। तो आप जब रीड करेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा इन चीज़ों के बारे में, तो यू हैव टू रीड दिस। और यहाँ पे जो है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, ये कई बार जो है आ जाता है पेपर में, तो आपको ये अपने हिसाब से पढ़ना है, अपने हिसाब से पॉइंट बना के इसको लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, तो इसको आपको अपने आप पढ़ना है। अब आते हैं स्कोप पे। स्कोप के अंदर जो है पेपर में कई बार आ जाता है, मेरे पेपर में भी आया था एक बार स्कोप के बारे में, बोर्ड एग्जाम्स में आया था। कुछ चैप्टर था, मैं शेयर करूँगी बाद में जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊँगी। तो स्कोप जो है वो कई बार आ जाता है पेपर में, तो आपको वो इनको पढ़ना है। अब जो स्कोप को याद करने का क्या तरीका है, आप अपने हिसाब से ना कुछ पॉइंट्स बना लो स्कोप के जो आपको याद रहे, और जो करियर रेवेन्यू के बॉक्सेस आपको हर चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। और इनके अंदर ना जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सेम है मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में, तो वो कॉमन चीज़ें निकाल लो, और अगर किसी भी चैप्टर के बारे में आए तो ये कॉमन चीज़ें लिख देना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं तो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए कुछ कॉमन चीज़ें निकाल लेना, ताकि ये रहे कि हाँ ये वाला पॉइंट तो हर एक उसके अंदर आएगा ही आएगा टॉपिक के अंदर। तो इसलिए आपको एक कॉमन पॉइंट्स निकालना करियर रेवेन्यू में से, और अपने हिसाब से याद करना, और यहाँ पे रीड कर लेना, इसको समझ में आ जाएगा आपको आराम से, ये भी आराम से समझ में आ जाएगा रीड करने के बाद। कुछ पॉइंट्स बना लेना ताकि आए तो आप बस उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज़ करो और पेपर में लिख के आ जाओ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके, सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रायर टू एंड आफ्टर इलनेस प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोग्नोसिस, रिकवरी एंड ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर इंटरलिंक्ड। थर्ड है, द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस इज कॉल्ड dash. And fourth है, dash is likely to be the diabetes capital of the world. And fifth is, dash are those that are adjusted to meet the medical need of the patient. Dash यहाँ पे आएगा, so यहाँ पे आएगा dash diets are those that are adjusted to meet the medical need of the patient. so ये 5 questions हैं जिनके आंसर आपको
नीचे कमेंट में देने हैं। आई होप आप इन सब के आंसर्स कर पाएँ। ओके, सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय।